कहानी की शुरुआत दूर बसे एक अनजान गहरे समुद्र में होती है, जहाँ एक बड़े जहाज में कई सारे नाविक और चित्रकार लोग रूस के राज्य की ओर जा रहे थे। उन्हीं लोगों में एक इवान नाम का नाविक भी था, जो काफी गरीब है, लेकिन उसके काफी बड़े बड़े सपने थे। जैसे वो एक सुंदर सी राजकुमारी से शादी करना चाहता है। इतना कम नहीं था कि वो सपने में खुद को जहाज का कप्तान देकर खुश होने लगा कि तभी उसके दोस्त ने उसके ऊपर पानी डालकर ताना मारा। बोला, महाराज कहो तो स्वर्ग की परियों को आपकी सेवा में हाजिर करूं। जिस पर इवान ने कहा, मैं क्या करूं, मर जाऊं। अब गरीब आदमी सपना भी ना देखे। तभी उनका कप्तान बताता है कि वे कुछ ही देर में रूस में पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ रूस का राजा अपने पुराने दोस्त पोलकन को गले लगाकर बताता है कि हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलने वाली है, जिससे वो बहुत खुश है। लेकिन पोलकन उसे रोककर सवाल करता है, क्या तुम्हारी बेटी मानेगी? पहले उसे मनाओ तो शादी के लिए। राजा बोला, अपनी बेटी को मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, समझो शादी पक्की। राजकुमारी ओल्गा काफी शरारती थी। तब राजा ने ओल्गा को उसके बच्चों जैसी हरकतों के लिए डांट लगाई, लेकिन ओल्गा कहाँ सुनने वाली थी। पिता की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। राजा बोला, मैं पूरे रूस का राजा हूँ, हर कोई मेरी बात बिना कोई सवाल किए मानता है, और एक तुम हो, कभी कुछ सुनना ही नहीं है, हर वक्त अपनी मर्जी करती हो। इसके बाद राजा ने ओल्गा से शादी की बात की, जिस पर ओल्गा ने कहा, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं एक आजाद पंछी की तरह हूँ और ऐसे ही रहना चाहती हूँ बिना किसी बंदिश के। साथ ही पूरी दुनिया घूमकर नई नई चीजें देखना चाहती हूँ। तब राजा ने खुलासा किया, बेटी क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि पोलकन के मुझ पर और इस राज्य पर कितने एहसान हैं? पोलकन अपने पैसों से हमारे महल की मरम्मत करा रहा है। वहीं खड़े पोलकन ने जब अपनी तारीफ सुनी तो खुश हो गया। राजा ने समझाया, बेटी पोलकन का बेटा रोमन काफी बहादुर और अमीर है। उसने 10 देशों से अपनी पढ़ाई की है। उसका खुद का बड़ा व्यापार और जहाज है, इसलिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। इतनी खूबियां सुनकर ओल्गा भी मुस्कुराई, लेकिन हंसते हुए मना कर चली गई। कुछ ही देर में इवान उसके साथी महल में पहुंच गए, जहाँ उन्हें महल की मरम्मत के काम के लिए लाया गया था। तभी इवान की नजर राजकुमारी ओल्गा पर पड़ी, जो एक गोट के साथ मस्ती कर रही थी। उसका भोलापन और सुंदरता देख इवान ने फैसला किया कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा। इवान ओल्गा से बात करना चाहता था, इसलिए खुद को चित्रकार बताकर महल में घुस गया और चित्रकारी करने का नाटक करते हुए बस ओल्गा को ही देखते जा रहा था कि तभी ओल्गा सब समझ गई। बोली, अगर ऐसे ही मेरी खूबसूरती को निहारते रहोगे तो काम कब करोगे? इवान बोला, सच ये है कि मैं चित्रकार नहीं, एक नाविक हूँ। महल के बाहर से जब तुम्हें मैंने देखा, मैं अपना दिल हार गया तुम पर, इसलिए तुम्हें करीब से देखने के लिए चित्रकार बनकर आ गया। हाँ, ये जुर्म है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुमसे मिलने के लिए मैं कई बार फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ। ओल्गा को उसका अंदाज और उसकी बातें पसंद आई तो मुस्कुराई। तो इवान उसके लिए नाचते हुए गाना गाता है और साथ में उसे भी नचाता है, जिससे ओल्गा को वो अच्छा लगा। इवान बोला, क्योंकि मैं नाविक हूँ इसलिए दुनिया घूमता हूँ, मुझे एक जगह कैद होकर रहना पसंद नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमा सकता हूँ। ओल्गा बोली, पहली बात, जो तुम मुझे समझ रहे वो मैं नहीं हूँ, मैं रूस की राजकुमारी हूँ, यहाँ काम करने वाली कोई आम लड़की नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारी पसंद एक जैसी है। मैं भी यहाँ से बाहर निकलकर सारी दुनिया नए नए देश में रहकर घूमना चाहती हूँ, लेकिन महल से बाहर जाना मुझे मना है। इवान ने बताया कि हमारा जहाज आज शाम को यहाँ से निकलने वाला है, तो अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। इसके बाद राजा आकर ओल्गा को साफ साफ समझाता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हें मेरे लिए रोमन से शादी करनी ही होगी। रोमन राजमहल में पहुंचा, जहाँ उसका जोरदार स्वागत हुआ। ओल्गा की दोस्त रोमन की सुंदरता की तारीफ करने लगी, जिसे सुन ओल्गा को लगा कि लड़का है तो कमाल का, शादी कर ही लेती हूँ। इसके बाद राजा के दरबार में रोमन के स्वागत में जश्न आयोजित किया गया, जिसमें सबने नाच गाना किया। इसी दौरान रोमन की मुलाकात ओल्गा से हुई और उनकी बात आगे बढ़ने लगी। दूसरी ओर इवान का जहाज निकलने लगा, लेकिन ओल्गा नहीं आई, तो इवान उसे लाने जहाज छोड़कर जाने लगा, जिस पर उसके दोस्त ने समझाने की कोशिश की कि वो एक राजकुमारी है, इसलिए उसके सपने देखना छोड़ दो, वो तुम्हें नहीं मिल सकती। लेकिन इवान बोला, अगर जिंदगी में यहाँ पर भी हार गया तो जीतूंगा कहाँ? उधर महल में पोलकन अपने बेटे की बहादुरी की तारीफ करने लगा। तब रोमन सबके सामने एक पिंजरा लाया, जिसमें एक उदास सी लड़की मौजूद थी। ओल्गा ने पूछा, तुमने इसे कैद क्यों किया है? इसे जाने दो। रोमन बोला, देखो खा गई ना तुम धोखा, इसके दिखावे पर मत जाओ, ये सुंदर है लेकिन कोई परी नहीं, काले जादू की महारानी यानी कि डायन है। इसके बाद रोमन उसे निकालकर एक जादुई अंगूठी के जरिए उसे अपने असली रूप में आने को कहता है, जिसके बाद वो एक लड़की बहुत बड़ा पक्षी बन गई, जिससे स्वर्ग की जादुई आग निकल रही थी। उसे देख सब हक्का बक्का रह गए, जिस पर ओल्गा ने रोमन से कहा, ये पक्षी बन गई है तो अब भाग जाएगी। रोमन बोला, ऐसे कैसे, ये मेरी दोस्त है, मेरा हर कहना मानती है। इसके बाद रोमन ने छुपके से फिर से जादुई अंगूठी को घुमाया, जिससे पक्षी लड़की बैठ गई। रोमन उससे फिर से आग निकालने को कहता है, तो पक्षी लड़की स्वर्ग की जादुई आग निकालने लगी। आग से बचने के लिए
लिए ओल्गा रोमन के पीछे हुई। तब रोमन ने जादुई ढाल बनाई। बोला, राजकुमारी, मेरे होते हुए आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। जिससे ओल्गा को रोमन भाग गया। अच्छा लगा। दूसरी ओर इवान पहरेदारों की नजरों से छिपकर महल में घुस आया। उधर राजा और पोलकन ओल्गा और रोमन को अकेले बात करने के लिए छोड़कर चले गए। लेकिन इससे पहले उनकी बात आगे बढ़ती इवान आ गया। पर महल के सिपाही उसके पीछे पड़े थे। लेकिन वो किसी की परवाह किए बिना ओल्गा के पास पहुंच जाता है। खैर, पूछताछ के लिए रोमन ने सिपाहियों से उसे पकड़वा दिया। पर ओल्गा बोली, उसे जाने दो, शायद महल में भटक गया होगा। पर रोमन ने कहा, इसे उसी तहखाने में डाल दो जहाँ उस डायन लड़की को रखा गया है। तहखाने में इवान ने डायन लड़की से सवाल किया, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम खतरनाक हो? मुझे मार तो नहीं दोगी? तुम डायन हो इसलिए तुम्हें कैद किया है? जिस पर लड़की ने कहा, हाँ मैं डायन हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। डायन लड़की ने खुलासा किया कि रोमन बहुत बड़ा धोखेबाज और झूठा इंसान है। उसने अपने फायदे के लिए मुझे कैद कर रखा है। इवान ने कहा, मैं तो राजकुमारी को भगाने के लिए आया, लेकिन खुद ही फंस गया। डायन लड़की ने खुलासा किया, बोली, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। राजा कंगाल हो चुका है और उसके पास अपने राज्य को चलाने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। इसी वजह से वो बेटी ओल्गा की शादी उस अमीर रोमन से कराना चाहता है ताकि उसका राज्य बचा रहे। नहीं तो दुश्मन देश को खबर लगते ही वे सब युद्ध के लिए टूट पड़ेंगे, जिससे उसका राज्य तबाह हो जाएगा। इवान ने सवाल किया, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक राजा के पास सबसे ज्यादा पैसा होना चाहिए। पर उसके दोस्त पोलकर के पास उनसे भी ज्यादा पैसा कहाँ से आ गया? तब डायन लड़की ने बताया, राज्य की उत्तरी दिशा में दूर बसा एक जादुई जंगल है जहाँ बहुत सारा खजाना है। वहीं से पोलकर और रोमन को इतना सारा पैसा मिला। कुछ ही देर में छुपके से ओल्गा उनके पास आई और इवान को आजाद कर तुरंत यहाँ से भाग जाने को कहा, क्योंकि ये लोग तुम्हें मार देंगे। इवान बोला, मेरे पास एक तरकीब है। ओल्गा बोली, अरे जाओ ना, कुछ नहीं होने वाला। इवान बोला, नहीं, मैं जादुई जंगल जाकर ढेर सारा खजाना लाऊंगा, जिससे राजा तुम्हारी शादी मुझसे कर देगा। अगर पैसों की बात है तो दुनिया की सारी दौलत मैं तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। ओल्गा बोली, ज्यादा सपने मत देखो, बिना वजह मारे जाओगे, क्योंकि उस जंगल में जाने वाले लोग का कुछ अता पता नहीं चलता है कि वो कहाँ जाते हैं। ओल्गा की चिंता दूर करने के लिए डायन लड़की ने इवान को एक जादुई गोले वाली बॉल दी। बोली, ये तुम्हें सही सलामत जंगल से लौटने में मदद करेगी। खैर, अगले दिन राजा ओल्गा से पूछता है, बेटी क्या तुम एक नाविक को पसंद करने लगी हो? जिस पर ओल्गा हाँ कहती है। बताती है कि उसका नाम इवान है और वो बिल्कुल मेरे जैसा है। तब राजा गुस्सा कर उसे समझाने लगा कि ये सब क्या है बेटी, तुम कब बड़ी होगी? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं अपने राज्य के लोगों की तरफ? हमारा खजाना खाली हो चुका है, इसलिए तुम्हें रोमन से शादी करनी ही होगी ताकि हमें कुछ पैसे मिल सके। ओल्गा फिर भी नहीं मानती तो राजा ने उस पर कड़ा पहरा लगवा दिया ताकि ओल्गा भाग न जाए। जंगल में जादुई बॉल चलते हुए एक मोड़ पर रुककर इवान को कुछ बताने लगा। तभी उसी वक्त इवान की नजर एक इंसानी मुर्गे पर पड़ी जो खुशी से झूमकर नाचते गाते हुए मधुर संगीत भी बजा रहा था। इवान को देख उससे चेतावनी दी कि यहाँ इंसानों का आना मना है, मैं जंगल का रक्षक हूँ और मुझे हराए बगैर तुम आगे नहीं जा सकते। तब इवान ने जोरदार मुक्का मारकर उसकी हालत पतली कर दी। खैर, फिर रात में इंसानी मुर्गे और इवान में दोस्ती हो गई और सुबह उसने बताया कि मेरे पंख टूट गए हैं, जिससे मैं उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। पर इवान बोला, असल में मैं इस जादुई जंगल के खजाने की खोज में आया हूँ, उसे लेकर जब लौटूंगा तो तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। उधर महल में राजकुमारी ओल्गा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश में लगी हुई थी। दूसरी तरफ हमें पोलकन की खुफिया चाल के बारे में पता चला। अपने बेटे रोमन से बोला, तुम्हें कैसे भी करके जल्द से जल्द ओल्गा से शादी करके राजा को रास्ते से हटाना होगा ताकि मैं यहाँ का नया राजा बन सकूं। और एक काम आसान करने के लिए मैंने पहले ही महल के मंत्री और सिपाहियों को सोने के सिक्के देकर उन्हें अपनी तरफ कर लिया है। रोमन बोला, कोई दिक्कत ही नहीं है, ओल्गा मुझे अच्छा समझती है, पहले ही मेरी चाल में फंसी हुई है और एक दो दिन में उससे शादी करके हर चीज को अपने कब्जे में करके ओल्गा को भी रास्ते से हटा दूंगा। हालांकि पोलकन ने रोमन से इवान को मार डालने को कहा क्योंकि ओल्गा उससे प्यार करती है और वो हमारी योजना में मुश्किल खड़ी कर सकता है। उधर जादुई बॉल झील के नीले पानी में डुबकी मारते हुए रुककर इवान को इशारे से खतरे की चेतावनी देती है। खैर, इवान डरा नहीं, आगे बढ़ा और उसे एक झोपड़ी मिली। उसमें काले जादू के समुदाय की डायने उनका परिवार रहता था। तब उनकी दादी माँ डायन ने पूछा, ए मुसाफिर, तुम यहाँ पर अकेले किस लिए आए हो? तुमको डर नहीं लगता? इवान बोला, हाँ, आपका चेहरा थोड़ा सा डरावना है तो, लेकिन आपकी तो उम्र हो चुकी है, आपके पैर खुद कब्र में हैं और मुझे डराओगी? मैं यहाँ खजाना ढूंढने आया हूँ। खैर, ये सुन झोपड़ी से एक और डायन बाहर आई और उसे जानकारी देने के बहाने अंदर ले गई। भोले वाले इवान को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में इन शैतानों का खाना बनने वाला है। वो उसे बेहोश कर गर्मा गर्म तंदूर में डालने लगी, लेकिन इवान ने खुद को बचाकर पानी से भरे जार को भट्टी में डाल दिया, जिससे झोपड़ी में बहुत बड़ा धमाका हुआ। हालांकि डायनों ने जादू से झोपड़ी को जिंदा कर दिया, जिससे उसके पैर निकल आए और झोपड़ी लुढ़कने लगी। दूसरी तरफ महल में ओल्गा उसी पिंजरे वाली लड़की के पास पहुंची। पूछा,
ये बताओ रोमन कैसा है, क्या वो सच में इतना अच्छा है जितना वो दिखाता है? डायन लड़की ने कहा माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती क्योंकि वो मुझे एक जादुई अंगूठी से काबू कर रहा है। अगर कुछ बोलूंगी तो मारी जाऊंगी। निराश होकर ओल्गा जाने लगी। तब डायन लड़की बोली, इवान बहुत ही अच्छा है और तुम भी उससे प्यार करती हो, इसलिए तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले इवान के प्यार के बारे में जरूर सोच लेना। उधर डायनो ने इवान को बांध दिया। बोली, पहले हम तुम्हें मारकर खाने वाले थे, लेकिन तुमने हमारा घर ही उड़ा दिया, इसलिए अब हम तुम्हें जिंदा ही भट्टी पर भूनेंगे और फिर बड़े चाव से खाएंगे। तभी जादुई बॉल इवान को बचाने झोपड़ी में घुस आई, लेकिन डायनो ने उसे पकड़ लिया। उसे देखकर चौंक गई। इवान से सवाल किया, ये तुम्हें कहाँ मिली? तब इवान बोला, ये मुझे एक पिंजरे में कैद डायन लड़की ने दी थी मेरी रक्षा के लिए, लेकिन ये किसी काम नहीं आई और अब तो मैं मरने वाला हूँ। तब डायनो ने इवान को आजाद कर दिया। महल में ओल्गा ने डायन लड़की से पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? लड़की बोली, हाँ जरूर। ओल्गा ने कहा, मुझे इवान को देखना है कि वो ठीक है या नहीं, कहाँ पर है वो अभी? तब डायन लड़की ने अपने जादू से तिलिस्मी शीशे को खोला जिसमें इवान नजर आ रहा था। ओल्गा ने कहा, ये भला इवान कैसे लोगों के बीच में फंस गया है? तब डायन लड़की ने बताया, ये मेरी दादी माँ और उनका परिवार है, ये इंसानों को खा जाते हैं, इसलिए इवान को बचाने के लिए मैंने अपने जादुई बॉल उसे दी थी ताकि उसे देख ये इवान को कुछ ना करे। दूसरी ओर जंगल में डायन दादी माँ इवान को अच्छा खाना खिलाकर उसके साथ अच्छा बर्ताव करती हैं। फिर उसे अपनी पोती की तस्वीरें दिखाने लगी, जिसमें एक तस्वीर में रोमन भी मौजूद था। जैसे देख इवान के होश ही उड़ गए। सवाल किया कि रोमन यहाँ पर कैसे है? तब डायन दादी माँ ने खुलासा किया कि रोमन कोई और नहीं बल्कि उनके परिवार का हिस्सा है, वो उसकी पोती का पति है। जैसे सुन इवान का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सोचता है कि इधर मेरी एक शादी नहीं हो रही है और इसे दो करना है। तब इवान ने रोमन की सारी सच्चाई बताई कि ये कोई पतिवती नहीं है, उल्टा इसने तो तुम्हारी पोती को पिंजरे में कैद करके अपने इशारों पे नचा रहा है उसे। तब डायन दादी माँ समझ गई कि रोमन ने उसकी पोती की शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए उसके साथ शादी का नाटक किया है। इसलिए डायन दादी माँ अपने कुछ साथियों के साथ उड़ने वाले झाड़ू पर बैठकर अपनी पोती को बचाने के लिए चली गई। वहीं बाकी बची हुई डायने रोमन से बदला लेने के लिए जंग की तैयारी करने लगी। इवान बोला, आप अकेली नहीं हो इस लड़ाई में, मैं खजाना ढूंढकर आपका साथ देने आऊंगा। फिर जादुई बॉल इवान को फिर से उसी जादुई झील के पास ले गई और उससे इसे पार करने को कहा। जादुई बॉल को रोकने के लिए इवान जैसी पत्थरों पर आगे बढ़ा तभी अचानक से गिर पड़ा। हालांकि जादुई बॉल पानी से निकल गया, लेकिन इवान को मरता नहीं देख सकता था, इसलिए अपने ऊपर लपेटे कपड़ों की मदद से 2 पेड़ों की दरख्तों को पकड़कर एक कपड़ा झील में नीचे लटका देता है। इवान तुरंत उसे पकड़कर निकलने लगा, लेकिन वो उससे छूट गया जिससे इवान डूबने लगा। तभी उसे पानी में दरियाई घोड़ा जैसा मरमैन जीव दिखाई दिया। मरमैन ने बताया, शांत रहो, हिलो मत और वरना और नीचे चले जाओगे। उसकी बात मानकर इवान शांत हुआ तो जादुई बॉल ने फिर से कोशिश कर उसे ऊपर खींचकर उसकी जान बचा ली। ऊपर आकर मरमैन से इवान ने सवाल किया, तुम हो क्या और मेरे पीछे ऊपर क्यों आ गए? मरमैन ने खुलासा किया कि हजारों साल पहले यहाँ एक नदी थी जिसमें बहुत सारी ताकतवर जलपरियां भी रहती थी, लेकिन जल्दी इंसानों को इसकी खबर लग गई और उनके लालच, हमलों से और दखल देने से ये नदी सूखकर झील बन गई। इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहता बल्कि दूर किसी समुद्र में जाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ पोल्कन और रोमन राजा को डराने के लिए चाल चलते हैं। दोनों ने अपना सामान, सारे तोहफे लेकर वापस जाने का नाटक शुरू किया, जिससे राजा घबरा गया। ओल्गा से कहा, अगर ये दोनों यहाँ से चले गए तो ये पूरा राज्य तबाह हो जाएगा। बेटी, हमें सिर्फ इन्हीं का सहारा है। वो गुस्सा होकर जा रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम एक मामूली नाविक से प्यार कर बैठी हो। तुम रूस की राजकुमारी हो। इस राज्य और अपने पिता के ताज को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी और राजधर्म है। ओल्गा किसी भी कीमत पर रोमन से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की बातें सुनकर वो मजबूर हो जाती है, इसलिए शादी के लिए मान गई। पोल्कन रोमन बहुत खुश हुए कि उनकी चाल काम आई। राजा 2 दिन बाद उनकी शादी की घोषणा करता है। उधर जंगल में मरमैन इवान के साथ बैठकर बातें कर बताने लगा कि जब ये झील नदी थी तो कई सारे जहाज गुजरते थे, लेकिन उनमें से कुछ जहाज डूब जाते थे। जैसे निकला खजाना धीरे धीरे झील में इकट्ठा होता गया। ये सुन इवान हैरान रह गया और मरमैन से पूछा, तो अब वो खजाना कहाँ है? इस मौके का फायदा उठाते हुए मरमैन ने एक शर्त रखी, मैं तुम्हें खजाने की जगह बताऊंगा अगर तुम मुझे समुद्र में छोड़ दोगे। इवान बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम इतने भारी भरकम मोटू से गोलू मोलू हो, भला तुम्हें कैसे उठाऊंगा? सोच के तो देखो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये नामुमकिन है। मरमैन ने कहा, ये झील कोई मामूली झील नहीं है, इसमें जादू है, ये मेरा घर भी है। तब मरमैन ने झील को कहकर एक जादुई बॉक्स निकलवाया। बोला, इवान, तुम इसकी मदद से जो भी बनाना चाहते हो ये जादू से खुद ब खुद बना देगा। इवान ने कहा, मैं इसकी मदद से उड़ने वाला जहाज बनाना चाहता हूँ ताकि मेरे जहाज का कप्तान बनने का सपना भी पूरा हो सके और तुम्हें भी समुद्र तक ले जा सकूं। मरमैन ने समझाया, अगर तुम्हें उड़ने वाला जहाज चाहिए पहले इस पर उसका चित्र बनाओ। इवान ने जैसे ही चित्र बनाया, बॉक्स से कई सारे औजार बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगे, लेकिन अभी भी इवान अकेला था और इतना विशाल जहाज बनाने का काम वो अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इंसानी मुर्गे को आवाज लगाई और वो इवान की मदद करने
करने आ गया, पर अभी भी वो इतने जल्दी जहाज नहीं बना सकते थे, इसलिए उनकी मदद करने वे सारी डायने भी आ पहुंची, जिसके बाद सबने मिलकर काम किया और जल्दी उनका उड़ने वाला अनोखा जहाज तैयार हो गया। हालांकि रोमन ने पिंजरे में कैद डायन लड़की को मजबूर कर ये सारी चीजें देख ली। डायन लड़की ने गुजारिश की कि मुझे या तो मार दो या तो आजाद कर दो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तकलीफ सह चुकी हूँ, थक चुकी हूँ तुम्हारा खिलौना बनते बनते। लेकिन बेरहम रोमन ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे जाने दूं? तू तो मेरी सोने की चिड़िया है, अगर तुझे जाने दिया तो मेरी चाल कैसे सफल होगी? फिर रोमन ने इच्छा बताई कि मुझे वो उड़ने वाला जहाज चाहिए और साथ ही तुमसे एक और काम लेना चाहता हूँ। वो कहता है कि अगर मेरा काम हो गया तो मैं तुम्हें आजाद करने के बारे में सोचूंगा। उधर उड़ते जहाज के मजबूत जंजीर की मदद से इवान और इंसानी मुर्गे ने झील के अंदर छिपे सारी बेशकीमती चीजें और खजाने वाले बक्सा निकाला। लेकिन जब उन्होंने इस बक्से को खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि कुछ था ही नहीं। इंसानी मुर्गा गुस्से में मरमैन पर टूट पड़ा, कहा तुमने धोखा दिया है, क्योंकि तुम्हारी बताई जगह पर कोई भी खजाना नहीं है। तब बेचारा मरमैन अपनी कहानी बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। असल में कुछ साल पहले रोमन भी यहाँ आया था। उसने मरमैन से खजाने के बदले उसे समुद्र में छोड़ने का वादा किया। मैंने उस पर विश्वास का सारा खजाना उसे दे दिया, लेकिन वो अपनी बात से पलट गया। इसलिए इस बार अगर मैं तुम्हें ये बात बताता तो क्या तुम मेरी मदद करते? नहीं ना, इसी कारण मैंने इस बार झूठ का सहारा लिया। इवान ने कहा, ठीक है मैं समझ सकता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया। मरमैन ने खुलासा किया कि मैंने झील का खजाना ही दिया था, लेकिन मेरी बेशकीमती चीजें अभी भी मेरे पास मौजूद है। इवान ने हार मान ही ली थी, लेकिन इंसानी मुर्गे और मरमैन ने उसका हौसला बढ़ाया। कहता है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और उस रोमन और पुलकन को सबक भी तो सिखाना है। कुछ देर बाद महल में राजकुमारी ओल्गा शादी के लिए सज सवर के तैयार थी, लेकिन वो उदास थी क्योंकि वो मजबूरी में शादी कर रही थी। लेकिन तभी उसे उड़ते हुए जहाज की आहट सुनाई दी। खिड़की से देखा कि इवान और उसके साथी उड़ते जहाज को लेकर महल की तरफ आ रहे हैं। रोमन ने पहले ही जंग की तैयारी कर ली थी, इसलिए सिपाहियों को हमला करने को कह दिया। खतरे को देख इवान जहाज को ऊपर की तरफ उड़ाने लगा, लेकिन सिपाहियों ने रस्सियों की मदद से जहाज पर लंगर डाल के उसे नीचे की तरफ खींचना शुरू किया। इवान का उड़ता जहाज बुरी तरह फंस चुका था, इसलिए उसकी मदद करने सारी डायने अपनी उड़ती झाड़ू पर सवार होकर सिपाहियों को मौत के घाट उतारने लगी। हालांकि कुछ सिपाही रस्सी पर चढ़कर जहाज के अंदर पहुंच गए और इवान को मारने लगे, लेकिन इवान ने सभी को धूल चटा दी, कुछ को तो जहाज से नीचे ही फेंक दिया। रोमन को जल्दी एहसास हुआ कि इससे कुछ नहीं होने वाला, वो हार रहा है, इसलिए नीचे खड़े सिपाहियों से नुकीले बड़े तीर वाले लंगड़ से हमला कराया, जो सीधा जाके जहाज के आर पार घुसने लगी। लेकिन उनमें से कुछ तीरों को डायनों ने रोकने की कोशिश भी की। हालांकि जो तीर घुस चुके थे उनकी मदद से सिपाहियों ने घुमाकर जहाज को नीचे खींचना फिर से शुरू किया और इस बार जहाज काफी ज्यादा नीचे आ गया था। इसके बाद रोमन सोचता है, चलो अब ये किस्सा खत्म करते हैं, ये मामूली से नाविक मुझे हराने का सपने देख रहा था। फिर रोमन ने अंगूठी की मदद से पिंजरे वाली डायल लड़की को अपने असली रूप में आने को मजबूर किया, जिससे लड़की ने पक्षी बनकर स्वर्ग की तिलिस्मी आग बरसाना शुरू कर दिया, जिससे मजबूरी में उसे अपने परिवार की डायने और इवान पर आग से भरे हुए खतरनाक गोले मारने पड़े। उनके बीच एकदम टक्कर का मुकाबला हो रहा था, लेकिन इवान जानता था कि अगर उसने जहाज को ऊपर नहीं उड़ाया तो वो हार जाएंगे, इसलिए हिम्मत कर रस्सी से लटकते हुए हवा में लंगड़ वाली रस्सी को काटने लगा। तब उसे रोकने के लिए पक्षी डायन उस पर जोरदार वार करने तेजी से आई रही थी कि तभी ये देख इंसानी मुर्गे ने उसके ऊपर छलांग लगा दी और उसकी गर्दन पकड़ उसे लड़ने लगा। इवान ने आखिरी बंदी रस्सी को भी काट लिया, जिससे जहाज ऊपर की तरफ उड़ने लगा। तभी मरमैन की नजर नीचे गहरे समुद्र पे पड़ी और सीधा जहाज से कूद गया। उधर रोमन ने इस बार रस्सी को छोड़ लोहे की जंजीर से बंधे तीर को जहाज में दे मारकर उसे फिर से फंसाया, नीचे खींचना शुरू कर दिया। इधर इवान बहुत मुसीबत में पड़ चुका था। एक तरफ जहाज नीचे जा रहा था और दूसरी ओर उसे पक्षी डायन आग से हमला करे जा रही थी। तब इवान ने उसी झील के जादुई बॉक्स से एक ऐसा हथौड़ा मांगा जो जंजीर को आसानी से काट दे, जिसके बाद इवान ने वार कर जंजीर को तोड़ दिया। जैसे ही जंजीर टूटती है उसमें वही पक्षी डायन लिपटकर फंस गई और सीधा समुद्र में जाके गिर गई। इवान फिर खिड़की पे खड़ी ओल्गा के करीब आया और बोला, हमें अभी भागना होगा, जिस पर ओल्गा मान गई। तब इवान हाथ आगे बढ़ाकर ओल्गा को जहाज पर लाने वाला था कि तभी रोमन ने निशाना लगाया और तीर वाली बंदूक से इवान पर हमला कर दिया, जिससे तीर लगते ही इवान समुद्र में नीचे गिर गया। यह देख इवान के साथी और ओल्गा दुखी हो गए कि बेचारा इवान मारा गया, लेकिन रोमन बहुत खुश हुआ। अबे राज्य, महल, यहाँ की प्रजा, राजकुमारी ओल्गा सब के सब उसके हैं। लेकिन रोमन को एहसास भी नहीं था कि उसकी खुशी ज्यादा देर टिकने नहीं वाली, क्योंकि मरमैन ने समुद्र से इवान को बाहर निकाल लिया था। हालांकि इवान की हालत काफी नाजुक थी, वो कभी भी मर सकता था, लेकिन उसके सभी दोस्त उसके साथ थे। इंसानी मुर्गे और सारी डायनों ने जड़ी बूटियों से उसका इलाज शुरू किया। उधर महल में एक पिंजरे वाली डायन ने ओल्गा को ये सब दिखाकर समझाया, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं, इवान ठीक हो जाएगा। ओल्गा ने कहा, तुम नहीं समझोगी, मैं इवान को बहुत प्यार करती हूँ। ओल्गा बोली, तुम तो सब कुछ कर सकती हो, तो मुझे कैसे ना कैसे बस इवान तक पहुँचा दो, उसे मेरी जरूरत है। डायन लड़की बोली, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम इवान से मिल सकोगी और मैं उस धोखेबाज रोमन से अपना बदला भी ले पाऊंगी। ओल्गा ने
पूछा क्या मतलब है तुम्हारा? डायन लड़की ने कहा भरोसा रखो मुझ पर, और फिर जादू से ओल्गा को एक बूढ़ी दाई माँ में बदल दिया। इसके बाद ओल्गा बूढ़ी दाई माँ के रूप में इवान से आसानी से मिलने पहुंच गई, क्योंकि महल में किसी ने भी उसे पहचाना ही नहीं। फिर ओल्गा इवान को गले लगाती है, जिससे इवान भी होश में आ गया, लेकिन इवान ने इस रूप में भी उसे पहचान लिया। बोला तुम मेरी ओल्गा ही हो। दूसरी तरफ महल में रोमन को पिंजरे में ओल्गा दिखाई दी, तो उसने पूछा वो डायन लड़की कहाँ भाग गई और तुम यहाँ कैसे फंस गई? अब रोमन नहीं जानता था कि ये डायन लड़की है, बस इसने तो ओल्गा का रूप लिया है। ओल्गा का रूप लिए डायन लड़की ने बताया कि उस डायन ने मुझे अपनी बातों में फंसाया और भाग गई, जिस पर रोमन उसे तुरंत बाहर निकालकर अपनी तिलिस्मी अंगूठी से डायन लड़की को मजबूर कर बुलाने की कोशिश करने लगा। कि तभी ओल्गा के रूप में मौजूद डायन लड़की रोमन के करीब आकर उसे ऐसा करने से मना करती है। जब रोमन ने फिर से अंगूठी का इस्तेमाल करने का सोचा, तो इस बार डायन लड़की ने उसकी उंगली से अंगूठी निकालकर बाहर फेंक दी। बोली तुम्हें कौन चाहिए? मैं यार वो डायन लड़की, इतनी सुंदर राजकुमारी तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम एक डायन के लिए परेशान हो। मैं तुम्हें तो किसी के साथ नहीं बांटूंगी। इसके बाद असली ओल्गा इवान को लेकर डायन लड़की के पास पहुंची। चलो मुझे फिर से पहले जैसे ओल्गा बना दो। डायन लड़की ने कहा नहीं, अभी तो रोमन की बैंड बजाना बाकी है, ऐसे कैसे जाने दूं उसे? दरबार में राजा की बहस पोल्कन और रोमन से हुई, क्योंकि राजा की इच्छा थी कि इवान का उड़ने वाला जहाज उसका हो जाए, लेकिन रोमन ने कहा इसे मेरे सिपाहियों ने जीता है तो ये मेरा हुआ, आपने तो कुछ किया ही नहीं, अंदर छुपे हुए बैठे थे बस। कि तभी ओल्गा आई और सिपाहियों को आदेश दिया राजा को गिरफ्तार करके कालकोठरी में फेंक दो। इसने इवान और उसके साथियों के हमले में किसी की रक्षा नहीं की और ना तो उन्हें हराने में कुछ किया सिवाय छिपने के। ओल्गा के इस बर्ताव से पोल्कन और रोमन बहुत खुश हुए, क्योंकि राजा को गद्दी से हटाने का काम वो जो इतने दिनों से करना चाह रहे थे ओल्गा ने यूं ही कर दिया। तब पोल्कन और रोमन की खुशी का ठिकाना नहीं। अगले दिन उनकी शादी की रस्में शुरू हुई, जिसमें डायन लड़की ओल्गा के रूप में दुल्हन बनकर रोमन के साथ खड़ी थी, जबकि असली ओल्गा बूढ़ी औरत के रूप में वही उनकी शादी की रस्में को पूरा करा रही थी। दोनों ने शादी की रस्में पूरी की, पर जैसे ही रोमन ने कपड़ा हटाया तो हैरान रह गया, क्योंकि वो ओल्गा नहीं डायन लड़की थी। रोमन के सारे सपने टूट चुके थे, सारी मेहनत पर पानी फिर गया, उसके बुने हुए जाल तरकीबें और सारी चालें धरी की धरी रह गईं, क्योंकि उसकी शादी तो डायन लड़की से हो गई थी। अब इससे पहले रोमन को कुछ समझ आता, डायन लड़की ने एक जोरदार मुक्का मारकर रोमन की नाक तोड़ डाली। डायन लड़की ने खुलासा किया कि इस रोमन ने मेरी शक्तियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए मेरे साथ शादी का झूठा नाटक रचा। डायन समाज के शादी के दस्तावेजों पर तुमने असली खून की जगह नकली खून से साइन किए थे, जिसके बाद तुमने मेरे ही खून और शादी की अंगूठी से मुझे मजबूर कर मेरी जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और मुझे तकलीफ देते रहे। लेकिन अब मैंने चालाकी से शादी के दस्तावेजों पर तुम्हारी असली खून लगा दिया है, तो अब मैं पूरी तरह आजाद हूँ और मैं पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई हूँ। जिसके बाद डायन लड़की ओल्गा को उसका असली राजकुमारी वाला रूप वापस कर देती है। वही इवान ने राजा को आजाद कर दिया। रोमन को समझ आ चुका था कि अगर वो यहाँ पर थोड़ी देर और रुका तो उसका काम तमाम हो जाएगा, इसलिए अकलमंदी इसी में कि धीरे से खिसक लो। तो रोमन भागा, लेकिन डायन लड़की बोली ऐसे कैसे? मैं कोई आम लड़की नहीं, डायन लड़की हूँ, और डायन उन्हें परेशान करने वालों को 100 साल तक तड़पाती है और उन्हें नौकर बनाकर उनसे सेवा कराती है। तो भाई कहाँ जा रहे हो? डायन लड़की ने खुद को आग वाला पक्षी बनाया, अपने पंजों में पकड़कर उसे बुरी तरह घसीटकर रोमन की हालत पतली कर देती है। तभी पोल्कन बोला मेरा बेटा हारा है, मैं नहीं। सिपाहियों को आदेश दिया इन सबको गिरफ्तार कर लो, पर तभी मरमैन बड़ी वाली तोप लेके इंसानी मुर्गे के पंजों में लिपटा हुआ उड़ता हुआ आ गया और तोप से पोल्कन पर निशाना बनाकर उसे चेतावनी दी, तुम दोनों बाप बेटे ने धोखा देकर जितना भी मेरा खजाना लूटा है उसे अभी वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें तोप से उड़ा दूंगा। जिसके बाद राजा ने पोल्कन को कालकोठरी में डलवा दिया। अंत में इवान और ओल्गा ने राजा से कहा कि वे दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन राजा ने मना कर दिया। ओल्गा बोली आपको दिक्कत क्या है मेरी खुशियों से? इवान ने आपको आजाद किया है। राजा बोला हाँ बेटी, मैं जानता हूँ इवान ने मेरी मदद की है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं एक नाविक को अपनी राजकुमारी जैसी बेटी दे दूं। इवान हमारे रिश्ते के लायक नहीं है, लोग क्या सोचेंगे? ओल्गा को ये सुन बहुत गुस्सा आया और बोली भाड़ में गए आपके रिश्तेदार, आपकी मर्जी, और इवान के साथ भागने लगी। राजा ने सिपाहियों से उन्हें रोकने को कहा, जिस पर इवान और ओल्गा खिड़की से नीचे कूद गए। राजा बहुत डर गया, उदास होकर रोने लगा कि उसकी बेटी मर गई, लेकिन फिर देखा कि इवान और ओल्गा उड़ते जहाज पर सवार है। आखिर में राजा ने भी अपनी जिद छोड़ दी, सोचा हाँ भाई ये अपनी माँ पर ही गई है और मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद इवान और ओल्गा ने शादी कर ली और अपने दुनिया घूमने के सपने को पूरा करने के लिए चले गए।